नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, परीक्षाओं की तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, थोड़ा सा ये वीडियो लेट हुआ है, डिले हुआ है, ठीक है। तो उसका कारण ये है कि घर पे आज हमारे मेडिकल कैंप लगा हुआ था, तो दिन भर थोड़ी सी उसी में व्यस्तता थी। बहुत ज़्यादा लोग आ गए थे, तो शोरगुल बहुत ज़्यादा हो रहा था, वीडियो रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिला। ऊपर से लाइट भी नहीं था, इन्वर्टर भी डिस्चार्ज हो गया, तो कई सारी प्रॉब्लम्स थी, इसलिए वीडियो को मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। अभी वीडियो रिकॉर्ड करने का थोड़ा सा टाइम मुझे मिला है, तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखिए, ये उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, ये पार्ट 2 है, ठीक है। तो पार्ट 2 है और इसके पहले हमने पार्ट 1 ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो जो भी छात्र वीपीओ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ आई बटन पे आप सभी लोग क्लिक करके पहले पार्ट 1 देख लीजिए। अदरवाइज पार्ट 2 आपको समझ में नहीं आएगा और कोई मतलब भी नहीं है पार्ट 2 देखने का, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है। पार्ट 1 में सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं कि आपको इस अधिनियम में पढ़ना क्या है। ये जो विषय सूची दी गई है, इसको आप अच्छे से समझ लेना, ठीक है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की ये विषय सूची है, जिसमें अध्याय, विषय और धाराओं का उल्लेख स्टार्टिंग में ही मैंने कर दिया है और आपको एक रोड मैप बना के दे दिया है कि कैसे आपको इस चीज़ को पढ़ना है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो भी छात्र पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं, वो सभी लोग कमेंट सेक्शन चेक कर लेना, वहाँ पर इसका डिटेल दिया हुआ है। अध्याय 5 में आपको भूमि, गांव निधि और संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित जानकारी मिलती है, जिसमें जो प्रमुख धाराएं हैं इसको देख लेते हैं। धारा 32 जो है, ये गांव निधि के बारे में बताती है। देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक गांव निधि होगा, ठीक है। गांव निधि का मतलब होता है ग्राम पंचायत, प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक फंड डिसाइड होगा, ठीक है। जैसे आपके यहाँ कोई ग्राम पंचायत है तो उसका एक फंड होगा और उसी को हम बोलते हैं गांव निधि या ग्राम निधि, ठीक है। अब इसमें पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है। गुल्लक तो हमने बना लिया है, लेकिन गुल्लक में पैसा जमा कहाँ से करेंगे? तो इसका जो पैसा आता है वो राज्य सरकार से आता है, केंद्र सरकार से भी अनुदान आता है। इसके बाद में ग्राम पंचायत जो अपने यहाँ कर लगाती है, वहाँ से जो पैसा इकट्ठा होता है वो भी ग्राम निधि में आता है। इसके बाद में अगर कोई जुर्माना वगैरह लगता है तो वहाँ से भी जो पैसा इकट्ठा होता है वो गांव निधि में एकत्रित होता है। और इस पैसे का उल्लेख जो है, इस पैसे का खर्च वर्च कैसे होगा, आय व्यय कैसे होगा, इसका जो उल्लेख है वो धारा 41 के अंतर्गत निहित है और इसी के अंडर में इसका खर्च वर्च देखा जाता है और इसकी वार्षिक समीक्षा होती है, ठीक है। तो ये हो गया गांव निधि। और गांव निधि में पैसा कहाँ से आता है, मैंने आपको बताया, केंद्र सरकार के अनुदान से, राज्य सरकार के अनुदान से, ग्राम पंचायत जो कर लगाती है वहाँ से और जो जुर्माना लगाती है वहाँ से, ठीक है। इसके बाद में अब हम देखते हैं धारा 32 का वित्त आयोग। देखिए, ये 32 हमने पढ़ा, अभी धारा 32 पढ़ा, अब इसी में ऐड किया गया है धारा 32 का वित्त आयोग का गठन। अब वित्त आयोग के गठन की जरूरत क्या पड़ी? तो ग्राम निधि हमने पढ़ लिया। अब ग्राम निधि होता है तो जिला में भी कुछ ना कुछ पैसा खर्चा होता होगा, जिला पंचायत होता है, क्षेत्र पंचायत होता है, तो सभी जगह कुछ ना कुछ पैसा खर्च होगा ना। तो सारे पैसों का देख रेख करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से जाएगा, इन सबके देख रेख के लिए एक वित्त आयोग का गठन किया गया, ठीक है। वित्त आयोग का गठन किया गया और वित्त आयोग किसके अंडर में गठन किया गया? तो ये राज्यपाल के अंडर में गठन किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग ध्यान रखना। वित्त आयोग का गठन राज्यपाल ने, देखिए राज्यपाल यथाशीघ्र, जब आपका 1992 लागू हुआ था उसके एक वर्ष के भीतर वित्त आयोग का गठन करेगा। और यही वित्त आयोग जो जिला पंचायत है, ग्राम पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, इसके वित्तीय स्थिति की देखरेख करेगा, ठीक है। तो ग्राम निधि में सिर्फ गांव के पैसों की बात हो रही थी, ग्राम के फंड की बात हो रही थी, लेकिन अगर हम क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की बात करें तो इन सभी को मिला के, इन सभी के फंड की देखरेख करने के लिए एक वित्त आयोग का गठन किया गया राज्यपाल के अंडर में। अच्छा, वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है, ये आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। तो वित्त आयोग का कार्यकाल दोस्तों 5 साल का होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी होगा कि वित्त आयोग का कार्यकाल जो है 5 साल का होता है। 5वें वर्ष की समाप्ति पर पुनः इसको स्थापित किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, ये राज्य वित्त आयोग की बात हो रही है। राज्य वित्त आयोग ही जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत में जो रुपयों पैसों का आय व्यय का लेन देन होगा, उसकी समीक्षा होगी, ये वित्त आयोग के अंतर्गत होगा, जिसको हम लोग राज्य वित्त आयोग बोलते हैं, ठीक है। अब राज्य वित्त आयोग जो है, ये राज्यों से जो कर वसूला जाएगा, राज्य से जो कर संग्रहित होगा, राज्य से कर कैसे संग्रहित होगा आपको पता है, जो कर हम लोग देते हैं राज्य सरकार को, जो कर देते हैं, इसके बाद में जो शुल्क देते हैं, टोल टैक्स देते हैं, कोई फीस वगैरह देते हैं, तो ये फंड कहाँ पे एकत्रित होगा? ये राज्य वित्त आयोग के अंडर में जाएगा और इस पैसे का जो लेन देन होगा
यही पैसा जो है वो क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत को अपने अनुदान के रूप में सौंपेगा। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत को सहायता अनुदान राज्य वित्त आयोग के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देख सकते हैं कि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य शामिल होंगे जिनके पास ऐसी योग्यताएं होंगी और उनका चयन ऐसे तरीके से किया जाएगा जैसा कि उसमें निर्धारित किया गया है। ठीक है, जो भी धाराएं वगैरह होंगी उसमें निर्धारित जो धाराएं हैं उसी के अनुसार इनका चयन किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि राज्य वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य शामिल होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं वित्त आयोग के अंतर्गत। अब वित्त आयोग में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इसमें आपको क्या याद रखना है, ये याद रखना है कि इसका जो गठन है ये राज्यपाल के देखरेख में होता है, राज्यपाल इसको गठित करता है। इसके बाद में 5 साल का इसका कार्यकाल होता है। ये 2 चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने बताया राज्य वित्त आयोग जो है वो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत को सहायता अनुदान देगा। इसके बाद में अब आता है धारा 33, ये 32 हो गया और 32 का हो गया। इसके बाद में अब आता है धारा 33, भूमि अधिग्रहण करने की शक्ति। ग्राम पंचायत इस अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए यदि किसी भूमि की आवश्यकता होती है, ठीक है, अगर कोई उद्देश्य है जहां पर भूमि की आवश्यकता होती है तो वो जो निजी भूमि होगी वहां के मालिक से बातचीत करके भूमि प्राप्त करने का प्रयास करेगी। ठीक है, और अगर प्रयास में विफल रहती है, भाई निजी संपत्ति है, निजी संपत्ति के भूमि को अगर अधिग्रहण करना है तो इतनी जल्दी तो बात समाप्त नहीं हो जाएगी, तो हो सकता है कि वो वार्ता विफल जाए। तो भूमि अधिग्रहण के लिए कलेक्टर को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकती है और कलेक्टर ऐसी भूमि का अधिग्रहण कर सकता है। इसका उल्लेख धारा 33 के अंतर्गत है। ठीक है, तो भूमि अधिग्रहण करने की शक्ति ये आप समझ लिए, ग्राम पंचायत कैसे भूमि अधिग्रहण करेगी। तो आगे अगला जो धारा है ये है धारा 34। इसमें लिखा हुआ है सार्वजनिक भूमि पर लगने वाले सभी बाजारों, मेलों या उसके ऐसे हिस्से को ग्राम पंचायत द्वारा प्रतिबंधित और विनियमित किया जाएगा और सभी बकाया गांव निधि के खाते में होगा। देखिए, जो पैसा इकट्ठा होगा वो गांव निधि में जाएगा, चाहे आप फोन पे के माध्यम से करें, चाहे आप गूगल पे के माध्यम से करें। जो भी पैसा इकट्ठा ग्राम पंचायत या फिर सार्वजनिक भूमि वगैरह होगा, वहाँ पे जो लगने वाला टैक्स होगा, मेला हो गया, बाजार हो गया, जो भी पैसा इकट्ठा होगा वो गांव निधि में जाएगा। ये धारा 34 उल्लेख करता है। ठीक है, इसके बाद में धारा 36 के अंतर्गत उधार लेने की शक्ति बताई गई है। नियत प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति से विकास कार्यों के लिए ग्राम पंचायत बैंकों से उधार ले सकती है। ग्राम पंचायत को अगर जरूरत पड़ती है विकास कार्य के लिए तो नियत प्राधिकारी की स्वीकृति से वो बैंक से उधार भी ले सकती है। इसका उल्लेख धारा 36 के अंतर्गत किया गया है। धारा 37 में ग्राम पंचायत द्वारा करों और शुल्कों का अधिरोपण है, मतलब जो टैक्स वो लगाएगी उसके बारे में इसमें बताया गया है। मनोरंजन शुल्क, वाहन शुल्क, बाजार, मेला, चलचित्र शुल्क, ठीक है, जल शुल्क, सफाई शुल्क, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है धारा 40। धारा 40 में लेखा परीक्षण है। ग्राम पंचायत तथा न्याय के लेखों का परीक्षण विधि द्वारा किया जाएगा। तो ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत के लेखों का परीक्षण विधि द्वारा किया जाएगा। ठीक है, जो भी चीज़ें होती है वो विधि पूर्वक होंगी, कहने का मतलब बस इतना है। इसके बाद में ग्राम पंचायत का जो बजट है, देखिए ग्राम पंचायत का बजट साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए तथा बजट पास करने हेतु, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायत का बजट। ठीक है, तो ग्राम पंचायत के बजट को पास करने के लिए पंचायत सदस्यों के आधे से अधिक उपस्थित होने चाहिए। ठीक है, ये आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि ग्राम पंचायत का जो बजट है इसके लिए कितने सदस्यों की जरूरत पड़ती है, तो कुल सदस्यों के आधे सदस्यों की जरूरत पड़ती है ग्राम पंचायत के बजट को पास करने के लिए। ठीक है, तो ये है आपका धारा, ये है अध्याय 5। अध्याय 5 के अंतर्गत आपको बस इतनी चीज पढ़नी है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले अध्याय की तरफ जो कि है न्याय पंचायत। अब देखिए न्याय पंचायत के बारे में बहुत लोग जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको थोड़ी सी हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि न्याय पंचायत लागू है कि नहीं लागू है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि न्याय पंचायत अब उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो लोग न्याय पंचायत पढ़ा रहे हैं लेकिन उनको यही नहीं पता है कि न्याय पंचायत है कि नहीं है। मैंने एक आध वीडियो देखा जिसमें वो न्याय पंचायत पढ़ा रहे हैं, उनको ऐसे बताना चाहिए, थोड़ी सी हिस्ट्री बतानी चाहिए कि कब तक न्याय पंचायत रही और इसके बाद में न्याय पंचायत अब नहीं है उत्तर प्रदेश में। जब आप गूगल पे जाके उत्तर प्रदेश में न्याय पंचायतों की संख्या सर्च करेंगे तो आपको लगभग 8000 न्याय पंचायत लिख के आएगा कि उत्तर प्रदेश में इस समय लगभग 8500 न्याय पंचायतें हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो न्याय पंचायतों का जो कार्य है वो अभी के लिए रोका गया है। कब से रोका गया है, तो ये 1977 से रोका गया है। और रोका नहीं गया
आप समझ सकते हैं कि जब चीज़ें सही रूप से कार्यान्वित नहीं होती हैं तो वो चीज़ अपने आप धीरे-धीरे विलुप्त हो जाता है। वही चीज़ न्याय पंचायत के साथ में हुआ, ठीक है? तो हम बात करते हैं कि न्याय पंचायत होता क्या है? जैसे कि आपको पता है कि एक होता है ग्राम सभा, पिछले वीडियो मैंने चर्चा किया था, एक होता है ग्राम पंचायत और एक होता है न्याय पंचायत, ठीक है? ग्राम सभा मैंने बताया था आपको कि विधायी निकाय होता है, अस्थायी होता है। इसमें जो सदस्य होते हैं वो, जैसे ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं, वो जो मतदाता सूची लिस्ट आती है उसमें जो 18 वर्ष मांगा जाता है वही सब इसके सदस्य होते हैं और ये अपने मरते दम तक वोट डालते हैं, इनको भंग नहीं किया जा सकता, इसीलिए अस्थायी सदस्य इनको बोला जाता है। यहाँ पे जो सदस्य होते हैं वो अस्थायी होते हैं। ग्राम पंचायत इन्हीं सदस्यों के द्वारा जो लोग चुन के आते हैं वो ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं, जैसे प्रधान हो गया, सदस्य हो गए, वार्ड मेंबर हो गए जिनको आप सदस्य बोलते हैं। ये 5 साल के लिए चुने जाते हैं, ठीक है? ये चीज़ आपको पता हो गई। इसके बाद में न्याय पंचायत की अगर हम बात करते हैं तो जैसे सेंटर में मैंने बताया था कि कार्यपालिका होती है, विधायिका होती है, न्यायपालिका होती है। उसी तरह से ग्राम स्तर पे अगर हम बात करें न्यायपालिका कौन सी है, तो न्यायपालिका ग्राम स्तर पर दोस्तों न्याय पंचायत है, जो कि जिला सत्र न्यायालय से नीचे होता है, जो कि जिला न्यायालय जो होता है उसके नीचे काम करता है। जैसे जिला न्यायालय जो है इसके नीचे मंडल स्तर पे ये काम करता है। ये वो मंडल नहीं है कि जिसमें कई सारे जिले होते हैं, इसको आप मंडल बोल सकते हैं या फिर क्षेत्र बोल सकते हैं, ठीक है? और एक क्षेत्र में कई सारे गांव होते हैं, लगभग 20-25 गांव होते हैं और इनका जो वाद विवाद होता है, मामला होता है, ये यही न्याय पंचायत में जाता था, अब नहीं जाता है, ठीक है? क्यों नहीं जाता है, चर्चा करते हैं। देखिए, न्याय पंचायत, क्या आपके यहाँ न्याय पंचायत है? आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। आपके यहाँ अगर कोई वाद विवाद होता है, मुकदमा होता है, लड़ाई झगड़ा होता है तो आप कहाँ पे जाते हैं? क्या आपके यहाँ न्याय पंचायत है? ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए। जब अधिनियम लागू हुआ था 1992 में, ठीक है, तो उस समय लगभग 8000 न्याय पंचायतें हुआ करती थी, जो बढ़कर 1977 तक लगभग 8500 तक हो गई थी, ठीक है? अब ये जो मैंने आपको बताया कि मंडल स्तर पर जो 20-25 या 50 गांव होते हैं, ये इनका जो वाद विवाद होता है वही न्याय पंचायत में देखा जाता है और इसमें कई सारी धाराएं लिखित हैं। कुछ चीज़ें जो 1860 का आईपीसी धारा था वहाँ से भी कुछ चीज़ें यहाँ पे ली गई हैं, जैसे दांडिक कार्यवाही में यहाँ पे आपको कारावास नहीं हो सकता है, यहाँ पे जुर्माना या फिर प्राकृतिक न्याय के अंतर्गत चीज़ों को सलटाया जाता था। न्याय पंचायत में ये देखा गया है कि चीज़ों को, जो भी वाद विवाद वहाँ पे जाता था, कोशिश की जाती थी कि जुर्माना या फिर बेइज्जती वगैरह करके जो भी न्याय हो सकता था प्राकृतिक तरीके से न्याय किया जाता था और मामले को वहीं सलटा दिया जाता था। अगर वहाँ पे लोग राजी नहीं होते थे तो ऊपर जो था जिला न्यायालय, वहाँ पर वो आवेदन कर सकते थे, वहाँ पे वो जा सकते थे। लेकिन जब तक न्याय पंचायत में केस चल रहा है तब तक वो जिला न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। जब तक न्याय पंचायत के अंडर में केस है तब तक वो जिला न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। न्याय पंचायत का उद्देश्य क्या था? न्याय पंचायत का उद्देश्य यही है कि गांव स्तर पर एक तरह से ये कोर्ट है, ठीक है? गांव स्तर पर कोर्ट है। देखिए, अगर न्याय पंचायत को सही ढंग से लागू किया जाता, आज के टाइम में अगर न्याय पंचायत होता तो जिला न्यायालय या फिर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में जो इतने केसेस पड़े हैं, जो कि बहुत हाई प्रोफाइल केसेस नहीं है, कुछ छोटे छोटे केस भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं, लोग पहुँच जाते हैं बरी होने के लिए, वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो वो चीज़ें स्टार्टिंग में ही अगर सॉल्व हो जाती तो वहाँ तक उतना भीड़ नहीं होता, क्योंकि जज आपको पता है कितने हैं। इसलिए जो यहाँ पे अपना जो शासन प्रणाली है, जो न्यायपालिका है, ये काफ़ी डिले काम करती है क्योंकि वहाँ पे जज ही नहीं है। तो कोशिश की गई थी, जो 1947 का अधिनियम है उसमें कोशिश किया गया था कि न्याय पंचायत की स्थापना हो और जो गांव का छोटा मोटा वाद विवाद है, जैसे फौजदारी हो गया, दीवानी हो गया, दीवानी में जो ज़मीनी केस है, छोटे मोटे जो बंटवारा वगैरह हो गया, दो भाई में झगड़ा हो गया तो बंटवारा कैसे करना है, ये न्याय पंचायत अपना जो है न्याय पंचायत में लेके जा सकते थे। फौजदारी हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया तो वो सारी चीज़ें आप न्याय पंचायत में लेके जा सकते थे। तो ये इन छोटे मोटे चीज़ों का निपटारा करने के लिए न्याय पंचायत का गठन किया गया था। इसका जो कार्यकाल है ये 5 साल का है, ये भी आप इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि न्याय पंचायत का जो कार्यकाल है ये 5 साल का है, ठीक है? अब न्याय पंचायत काम कैसे करती है, इसमें कौन लोग बैठते हैं, इसको देख लेते हैं। देखिए, न्याय पंचायत में दोस्तों 2 से 5 न्यायपीठ होता है। न्याय पंचायत में 2 से 5 न्यायपीठ होता है और एक न्यायपीठ में 5 सदस्य होते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग पंच बोलते हैं। 2 से 5 न्यायपीठ होता है न्याय पंचायत में और एक न्यायपीठ में 5 सदस्य होते हैं, ठीक है? तो इस तरह से अगर आप कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सा कैलकुलेशन है कि एक न्यायपीठ में अगर 5 सदस्य हैं तो 2 न्यायपीठ में लगभग 10 सदस्य हो गए,
ठीक है, और मैक्सिमम 5 न्यायपीठ हो सकता है। तो यहाँ पे सदस्यों की संख्या भी कितनी हो सकती है, 25 हो सकती है। तो न्याय पंचायत में सदस्यों की जो संख्या है वो 10 से 25 सदस्य होंगे। और ये सदस्य कोई सदस्य मतलब यहाँ पे जो सदस्य हैं वो न्यायाधीश हैं, अपने आप में ये न्यायाधीश हैं, न्याय करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद में इनकी नियुक्ति कैसे होगी इसको समझ लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी घुमाएगा एग्जाम में तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जो न्याय पंचायत के सदस्य होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति एग्जाम के माध्यम से नहीं होती है, इनकी नियुक्ति चुनाव के माध्यम से नहीं होती है। ठीक है, कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है इनका। जैसे जो वार्ड मेंबर होते हैं आपके यहाँ, यही यहाँ पे जो वार्ड मेंबर में पढ़े लिखे लोग होते हैं वही जाके यहाँ पे सदस्य बनते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत में जो वार्ड मेंबर होते हैं वहीं से सदस्यों को उठाया जाता है। जो पढ़े लिखे होते हैं उन्हीं को यहाँ पे न्यायपीठ में भेजा जाता है और वहाँ पे वो न्यायाधीश का काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए इनका मनोनयन होता है। ठीक है, इनका चुनाव नहीं होता है, इनका मनोनयन होता है। जैसे आपके यहाँ कोई वार्ड मेंबर है, ठीक है, वार्ड मेंबर में भी कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, समझदार होते हैं, थोड़ा बहुत उनको लॉ भी पता होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि LLB किए हो तभी वो वहाँ पे जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर यही हो जाता तब तो बढ़िया था कि यहाँ पे लोग जो पहुँचे वो एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, वो निष्पक्ष न्याय करेंगे। यही तो गड़बड़ी थी इस न्याय पंचायत में, इसलिए धीरे धीरे खत्म हो गया। यहाँ पे जो वार्ड मेंबर हैं, जो गाँव के लोग हैं, जो गाँव के सदस्य हैं, वही जाके न्यायाधीश बन गए। ठीक है, अब हो सकता है कि उसमें कोई ग्रेजुएट ना हो सकता है कोई इंटर पास हो सकता है, कोई कक्षा 8 पास हो। ठीक है, तो ये इसमें गड़बड़ी थी, आगे बात करेंगे, धीरे धीरे आते हैं इस पॉइंट पे। तो इन वार्ड मेंबर का ही क्या होगा, इनका मनोनयन होगा। ठीक है, और इसका मनोनयन कौन करेगा, ये राज्य सरकार के द्वारा जो कोई नियुक्त प्राधिकारी होगा वो इसका मनोनयन करेगा। मनोनयन का मतलब जैसे आपको पता होता है कि जब जैसे कोई संसद है, जो लोकसभा में सांसद लोग हैं, उसमें से एक प्रधानमंत्री चुनता है, एक प्रधानमंत्री बनता है। प्रधानमंत्री का क्या होता है, मनोनयन होता है, चुनाव, मतलब एक तरह से इनको मनोनीत किया जाता है कि आप प्रधानमंत्री बने। इसी तरह से जैसे जो 12 सदस्य होते हैं राज्यसभा में जो 12 सदस्य होते हैं, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है, इसी तरह से क्या होता है, जो वार्ड मेंबर होते हैं उनके सदस्यों को न्यायाधीश के लिए मनोनीत किया जाता है। और मनोनीत कौन करता है, नियुक्त प्राधिकारी, राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त प्राधिकारी जो है उसको मनोनीत करता है। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। ये मैंने यहाँ पे लिखा है किसका मनोनयन होता है, वार्ड मेंबर, जो ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम नहीं होता है, इसका कोई चुनाव नहीं होता है। ये चीज आप समझ गए। कार्य कौन सा करती है, जो मैंने आपको बताया कि जो सिंपल कार्य होता है, फौजदारी और दीवानी से संबंधित जो कार्य होता है वो न्याय पंचायत देखती है। इसमें सीमा है, न्याय पंचायत आपको कुछ चीज़ें नहीं कर सकती है, कारावास आपको नहीं दे सकती है, आपको जेल में नहीं डाल सकती है, ये जुर्माना लगाती है। ठीक है, मैक्सिमम जुर्माना देखिए 250 रुपये है। अब हो सकता है बढ़ गया हो, अब बढ़ेगा क्या जब है ही नहीं है। इसके बाद में वहाँ पे आप जाएंगे, गांव के लोग इकट्ठे होंगे, आपके ग्राम सभा से लोग जो वार्ड मेंबर होंगे, हो सकता है वहीं पे कोई उपस्थित हो। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जब चीज़ें होती हैं, खुल के चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे होती है बड़ी तगड़ी बेइज्जती। ठीक है, तो वो बेइज्जत करके भेज देते हैं, जुर्माना लगा देते हैं और एक तरह से प्राकृतिक न्याय करते हैं। जैसे पहले के टाइम में हुआ करता था ना, 5 सरपंच लोग इकट्ठा होते थे, एक तरह से सरपंच का जो न्याय होता था वो अंतिम डिसीजन हो जाता था, कुछ इस तरह से आप मान लीजिए प्राकृतिक न्याय होता है न्याय पंचायत में। ठीक है, अच्छा, इसमें जो IPC धारा 1860 है, इसमें भी कुछ धाराएं हैं, जैसे 30 धाराओं का उल्लेख, 30 धाराओं को इसमें शामिल किया गया है जिसके अंतर्गत न्याय होता है। ठीक है, अब कोई हार्ड धाराएं नहीं है कि आपको जेल में डाल दिया जाएगा, फांसी पे लटका दिया जाएगा, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे कोई अगर पुलिसमैन नहीं है और वो पुलिस का कपड़ा पहन लेता है तो उसके अंतर्गत क्या सजा होगा, इस टाइप से जो IPC से संबंधित धाराएं हैं उसके अंतर्गत न्याय पंचायत भी अपना डिसीजन देती है। ठीक है, इसके बाद में आप, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई केस पेंडिंग है तो सीधे आप जिला न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। अगर न्याय पंचायत में कोई केस पेंडिंग है तो आप जिला न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, जब तक यहाँ पे मामला सलट न जाए तब तक आप आगे के कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि न्याय पंचायत असफल क्यों रहा, क्यों असफल हो गया। जब देखिए जो अंतिम कार्यकाल था न्याय पंचायत का, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जो अंतिम कार्यकाल था न्याय पंचायत का ये 1972 से लेके 1977 तक का था। 5 साल का होता है, तो 72 से लेके 77 तक का इसका अंतिम कार्यकाल था। ठीक है, अब देखते हैं असफल क्यों हुआ। असफल दोस्तों इसलिए हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पंचायत सदस्य होते थे वही न्यायाधीश बन जाते थे, उसी गाँव के थे, उसी गाँव का मामला हुआ करता था, तो वहाँ पे कभी कभी क्या होता था, पक्षपात भी हो जाता था।
ठीक है, पक्षपात की वजह से जो अपोनेंट पार्टी होती होगी वो सेटिस्फाई नहीं होती होगी और फाइनली वो जिला न्यायालय में पहुंच जाती थी। देखा गया कि जितने भी केसेस यहाँ पे जाते थे उसमें से अधिकांश केसेस जिला न्यायालय में पहुंच जाते थे, जिला सत्र न्यायालय में पहुंच जाते थे। अब जब वहीं पे न्यायालय में पहुंच रहे हो तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ, तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये समाप्त हो गया। ठीक है, और इसके जो सदस्य होते हैं वो एजुकेटेड नहीं थे, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगाई थी कि आप ग्रेजुएट होंगे या फिर एलएलबी किए होंगे, ये सारी कंडीशन यहाँ पे नहीं थी। तो जो सदस्य थे वो कक्षा 8 पास 10 पास इंटर पास, ठीक है, वो लोग सदस्य होते थे और वही न्यायाधीश बन जाते थे। ये सारी इसमें कमियां थी, इसलिए जो है ये असफल हो गया। अब देखते हैं कि इसके रिफॉर्म की क्या संभावना है। देखिए, कहते नहीं है कि अगर जिला न्यायालय अगर जो हमारे जो देश का न्यायपालिका है, अगर ये तगड़े से काम करे, स्पीड से काम करे, तो जो जितने भी केसेस हैं वो जल्दी जल्दी सलट जाएंगे। लेकिन मामला ये है कि जो जिला न्यायालय में जज बैठते हैं उनकी संख्या बहुत कम है। तो इस चीज़ को अगर देखा जाए तो आने वाले टाइम में संभावना है कि इसको रिफॉर्म किया जाए। अगर इसको रिफॉर्म किया जाता है, कुछ अधिनियम इसमें जोड़े जाते हैं, घटाए जाते हैं, इसको अगर रिफॉर्म किया जाता है तो फिर से जो न्याय पंचायत है वो आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं न्याय पंचायत के बारे में। ये थोड़ी सी हिस्ट्री है, क्यों असफल हुआ, क्या है इसके बारे में, ये मैंने आपको बता दिया। अब जो मैंने आपको बताया उसी से संबंधित कुछ धाराएं यहाँ पे लिखी गई हैं। अब आप जब धाराएं पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। ठीक है, और इसको थोड़ा सा मैं फास्ट भी ले चलूँगा। अब देखिए, न्याय पंचायत में सदस्यों की संख्या कम से कम 10 और अधिकतम 25 होगी। कहाँ से ये 10 और 25 आया, वो यहीं से आया, जो यहाँ से आया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 से 5 न्यायपीठ होते हैं, तो एक न्यायपीठ में 5 सदस्य, तो 10 से 25 सदस्य हो गए। ठीक है, वो यहीं से आया। ठीक है, न्याय पंचायत में सदस्यों की संख्या कम से कम 10 और अधिकतम 25 होगी। इसके बाद में पंचों की नियुक्ति और कार्यकाल की अगर हम बात करते हैं तो विहित प्राधिकारी जो है वो पंचों की नियुक्ति करेगा। जैसा कि मैंने बताया कि सदस्यों की नियुक्ति न्यायाधीश पद के लिए, पंच पद के लिए विहित प्राधिकारी करेगा, जिसका जो कार्यकाल होगा वो 5 साल का होगा, मैंने आपको बताया। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे लिखी गई हैं। आप जब धाराएं पढ़ेंगे, अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए, धारा 47 में पंच सरपंच विहित प्राधिकारी को संबोधित करते हुए त्यागपत्र भी दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में न्याय पंचायत के समक्ष आने वाले मामलों और जांचों के निपटारे के लिए सरपंच 5 पंचों की बेंच बनाएगा। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। ठीक है, तो जो चीज़ मैंने आपको बताया है वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखित हैं। इसके बाद में प्रावधानों के अंदर दीवानी तथा फौजदारी दोनों मामले न्याय पंचायत के समक्ष प्रस्तुत होंगे। कोई भी न्याय पंचायत कारावास दंड नहीं दे सकती है। धारा 55 में मामलों का संज्ञान लिखा गया है। कोई भी न्यायालय द्वारा इस अधिनियम में उपबंधित नियम को छोड़कर न्याय पंचायत द्वारा विचारणीय किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ध्यान दीजिए, अगर कोई केस न्याय पंचायत में चल रहा है, मैंने नियम बोला, नियम हटा दीजिए, नियम शब्द मेरे मुंह से निकल गया। देखिए, अगर कोई मामला न्याय पंचायत में चल रहा है, उसके बीच में कोई ऊपर का जो न्यायालय है वो इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है, ये चीज़ धारा 55 के अंतर्गत लिखी गई है। ठीक है, धारा 56 में क्या लिखा हुआ है, इसमें न्यायालय द्वारा न्याय पंचायतों को अभियोगों का स्थानांतरण किया जाना उल्लेखित है। इसके बाद में न्याय पंचायत द्वारा मुकदमा का न्यायालय को स्थानांतरण किया जाना इसमें उल्लेखित है। न्यायालय द्वारा अगर कोई मामला है, जैसे जिला न्यायालय में कोई पहुंच गया है, छोटा सा मामला है, तो वो जिला न्यायालय क्या करेगा, न्याय पंचायत को वो मामला सौंप देगा। जिला सत्र न्यायालय न्याय पंचायत को वो मामला सौंप देगा। और इसी तरह से अगर न्याय पंचायत में कोई तगड़ा मामला पहुंच गया है तो वो मामला कहाँ जाएगा, जिला सत्र न्यायालय में पहुंच जाएगा। ये चीज़ दोनों यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हम बात करें धारा 59 की, तो धारा 59 में क्या लिखा हुआ है, कुछ व्यक्तियों पर न्याय पंचायतों द्वारा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। देखिए कौन है, यदि कोई व्यक्ति पहले दोषी ठहराया गया हो तथा 3 या इससे अधिक वर्ष की सजा हुई हो। ठीक है, तो ये सीधे कहाँ पहुंचेगा, जिला न्यायालय में पहुंचेगा। चोरी जुआ हेतु पहले से दंडित किया जा चुका हो और जनसेवक हो, अगर जनसेवक है, सदस्य है कहीं पे, तो इसका जो मामला होगा ये इसके ऊपर न्यायालय में जाएगा। ठीक है, ये धारा 59 में वर्णित है। इसके बाद में आप आगे देखेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसके अंतर्गत फरियादी को प्रतिकर तथा अभियुक्त को प्रतिकर मिलने के बारे में है। प्रतिकर का मतलब क्या है, कोई फरियादी पहुंचा है, अगर वहां पे उसका दोष सिद्ध नहीं होता है तो वहां पे उसको पैसा मिलेगा। या फिर अभियुक्त है, वहां पे अभियुक्त का मतलब क्या है, जो मामला लेके गया है, अगर उसके मामले में पक्ष निर्णय करता है तो वहां पे उसको पैसा मिलेगा। तो इस तरह से जो चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसके बाद में आप देखेंगे, बेंच अपने सदस्यों में से
एक व्यक्ति को बेंच के सभापति पद हेतु चुनेगी जो कार्यवाही का संचालन करेगा, परंतु यदि सरपंच बेंच का सदस्य हो तो वही सभापति होगा। ठीक है, ये 77 के अंतर्गत उल्लेखित है। इसके बाद में धारा 78 में है, इसके अंतर्गत संबंधित पक्षों की अनुपस्थिति में वादों तथा मामलों का खारिज किया जाना है। अगर संबंधित साक्ष्य नहीं मिल रहा है तो वाद और मामले को खारिज किया जाना धारा 78 के अंतर्गत है। धारा 79 में क्या लिखा हुआ है, न्याय पंचायत अपने निर्णय को पुनरीक्षित तथा परिवर्तित नहीं करेगी, सिर्फ लिपिकीय शुद्धि छोड़कर, जैसे कोई लिपिकीय अशुद्धि हो गई है, लिखने में कोई गलती हो गई है, सिर्फ उसी को यहाँ पे जो है पुनरीक्षित करेगी, पुनः उस पर विचार किया जाएगा। बाकी न्याय पंचायत ने जो फैसला दे दिया है उस पर पुनः विचार नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद में धारा 80 के अंतर्गत क्या लिखा हुआ देख लेते हैं। नई पंचायत के समक्ष आप प्राइवेट वकील नहीं ले जा सकते। ठीक है, प्राइवेट वकील आप वहाँ पे नहीं ले जा सकते। जैसे कोई जो प्रोफेशनल वकील है वहाँ पे आप न्याय पंचायत में इसको नहीं ले जा सकते हैं। यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे न्याय होगा। थोड़ा सा एरर हुआ है यहाँ पे दोस्तों। जो पेड पीडीएफ के बच्चे हैं मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे थोड़ा सा एरर हुआ है। उन चीज़ों को मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया है, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया है। इसको मैं करेक्ट करके फाइल को वहाँ पे फिर से रिप्लेस कर दूंगा, तो आप लोग परेशान मत होना, और थोड़ा सा भाषा भी आसान कर दूंगा। देखिए, न्याय पंचायत जो है वहाँ पे आप प्रोफेशनल वकील नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, कस्टडी या डिटेन किया गया हो, तो वो अपने पसंद के वकील से पैरवी करने का अधिकार रखता है। जैसे पुलिस ने पहले से ही किसी को अरेस्ट कर लिया है, ठीक है, ये सारा मामला थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, तो वहाँ पे वो पैरवी करने के लिए अपने वकील से बात कर सकता है। ठीक है, ये धारा 80 के अंतर्गत लिखा हुआ है। धारा 84 में लिखा हुआ है पाँचों देखिए यहाँ पे कुछ फिर से प्रिंट हुआ है, वही मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे एरर हुआ है, तो इसको मैं करेक्ट करके फाइल को रिप्लेस कर दूंगा। पंचों में मतभेद होने पर बहुमत मान्य होगा। अगर जैसे 5 लोग हैं, एक न्यायपीठ में 5 लोग हैं, अगर मतभेद होता है तो बहुमत होगा। ठीक है, जैसे 5 लोगों में अगर 3 या 4 लोगों ने बहुमत कर दिया, ठीक है, तो वो मान्य हो जाएगा। अगर पंचों में मतभेद होता है तो बहुमत पास हो जाएगा। ये धारा 84 के अंतर्गत लिखा हुआ है। धारा 85 में लिखा हुआ है, न्याय पंचायत से मुकदमे को स्थानांतरित करने का अधिकार उच्च न्यायालय को होगा। न्याय पंचायत से अगर मुकदमे को स्थानांतरित करना है तो इसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ उच्च न्यायालय को होगा। ठीक है, अदरवाइज न्याय पंचायत में मुकदमा चलता रहेगा। इसके बाद में लिखा हुआ है, न्याय पंचायत द्वारा सिविल वादों का खारिज किया जाना। न्याय पंचायत के द्वारा सिविल वादों का खारिज किए जाने का मतलब ये है कि 2 लड़कों में लड़ाई हो गई, ठीक है, 2 लोगों में झगड़ा हो गया, दोनों लोग पहुंच गए न्याय पंचायत में, भीड़ बढ़ा रहे हैं एक तरह से, तो जो सिविल वाद है, छोटा मोटा मारपीट है 2 लोगों में, जो आपसी मैटर होता है, उसको जो है ये खारिज कर सकता है। ये धारा 88 के अंतर्गत लिखा गया है। धारा 89 में अगर हम बात करें तो ये लिखा हुआ है पुनः निरीक्षण। ठीक है, ये हेडिंग है पुनः निरीक्षण। न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है 60 दिनों के भीतर अगर न्याय पंचायत के निर्णय से संबंधित कोई अभिलेख मांगना चाहे तो मांग सकती है। जैसे न्याय पंचायत ने जो निर्णय दिया है उसका जो अभिलेख है, जो लेख है, अगर न्यायिक मजिस्ट्रेट चाहे तो 60 दिन के भीतर इसको मंगा सकता है। यदि उसे यह प्रतीत होता है कि अन्याय हुआ है तो वो ऑर्डर भी जारी कर सकता है। ठीक है, ये धारा 89 में लिखा हुआ है। धारा 94 में लिखा हुआ है, न्याय पंचायत द्वारा कोई भी जुर्माना या मुआवजा देने का आदेश निर्धारित तरीके से वसूला जाएगा। ऐसे नहीं कि न्याय पंचायत ने कोई जुर्माना लगा दिया, मुआवजा लगा दिया, तो वो ऐसे ही अपने तरीके से वसूल ले रही है। ठीक है, निर्धारित तरीके से जो लिखित होगा, धाराओं में जो तरीके होंगे उसके अनुसार इसको वसूला जाएगा। इसके लिए अगर वसूली नहीं हो पा रही है तो न्यायिक मजिस्ट्रेट से ये अनुरोध भी कर सकता है न्याय पंचायत। इसके बाद में धारा 94 का इसी को संशोधित किया गया। ठीक है, फिर से इसमें चीज़ें ऐड की गई हैं। धारा 94 का में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या न्याय पंचायत का अवमानना है। जैसे अगर कोई न्याय पंचायत में कोई वार्ड मेंबर है या न्यायाधीश अगर उसकी कोई बेइज्जती कर दे रहा है, ठीक है, तो उसके लिए मतलब न्याय पंचायत का ये क्या हो जाएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा, अगर कोई कार्यवाही, कोई जानबूझकर हस्तक्षेप करता है किसी कार्यवाही में, अगर कोई खड़ा हो जाता है, नहीं हम बात नहीं मानेंगे, ठीक है, या पंचों का अपमान करता है, तो न्याय पंचायत जो है अपराधी को दंड दे सकती है। अब दंड में क्या है, 10 रुपये से अधिक नहीं होगा। ठीक है, तो उस टाइम पे शायद यही रहा होगा। तो अब जो दंड है वो 10 रुपये से अधिक नहीं होगा, और यहाँ पे जो न्याय पंचायत है अपराधी को दंड दे सकती है। तो ये जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं ये न्याय पंचायत के अंतर्गत महत्वपूर्ण धाराएं हैं, और इसको आप ध्यान रखें। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मैं पहले कह दे रहा हूँ। जो मैंने आपको यहाँ बताया है ये चीज़ आप लाइन से समझते चले जाएंगे, तो न्याय पंचायत से संबंधित जो भी चीज़ें आई होंगी एग्जाम में आप उसको आराम से कर लेंगे। अब देखते हैं अध्याय 7, जिसको हम बोलते हैं बाह्य नियंत्रण। पंचायती राज व्यवस्था है,
ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था है, तो बाहर से इसको कौन नियंत्रित करता है? तो एक ही नाम आता है, वो है राज्य सरकार। ठीक है, तो राज्य सरकार इसको बाहर से नियंत्रित करती है, निरीक्षण करती है। निरीक्षण कौन कर सकता है? राज्य सरकार कर सकती है। धारा 95(1) के अंतर्गत ये लिखित है। इसके बाद में धारा 95(1) के का में फिर से कुछ चीजें आई हैं ऐड होके। अचल संपत्ति या उस पर होने वाले किसी निर्माण कार्य का जो ग्राम पंचायत के स्वामित्व के अंतर्गत होगा, आता हो। ठीक है, देखिए निरीक्षण किस किस का कर सकती है राज्य सरकार, वो चीजें यहाँ पे लिखित है। तो अचल संपत्ति तथा उस पर होने वाले किसी निर्माण कार्य को ग्राम पंचायत के जो ग्राम पंचायत के स्वामित्व के अंतर्गत आता है, उसका निरीक्षण राज्य सरकार कर सकती है। ठीक है, इसके बाद में अगला जो है वो 95(1)(6) है, पंच सहायक सरपंच को हटा दे यदि वह लगातार 3 बैठकों से, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जो पंच है वो सहायक सरपंच को हटा सकता है यदि लगातार 3 बैठकों से वो बिना किसी कारण के अनुपस्थित रहा है। ठीक है, किसी भी कारण से कार्य करने से अगर इनकार कर रहा है या कार्य करने में असमर्थ हो जा रहा है या नैतिक अधमता से जुड़ गया है या कोई आरोप सिद्ध होता है उस पर, सरपंच की बात हो रहा है, तो यहाँ पे जो पंच है उसको हटा सकता है। ठीक है, इसके बाद में ये किसके निरीक्षण में हो रहा है? ये सारी चीजें राज्य सरकार के निरीक्षण में हो रहा है। अब 95(का) देखते हैं, 95(का) में क्या लिखा हुआ है। अगर ग्राम पंचायत या ग्राम सभा किसी विविध कार्य को करने से चूक जाए तो राज्य सरकार उस कार्य को करने हेतु एक अवधि सुनिश्चित कर सकती है। ग्राम पंचायत का जो कार्य है, ठीक है, पार्टिकुलर अगर इसको कोई काम मिला है, अगर वो कार्य करने से चूक जाए तो राज्य सरकार उस कार्य को करने के लिए एक अवधि निश्चित कर सकती है कि हाँ अब आप इस टाइम के अंदर काम करके दिखाइए। ठीक है, इसके लिए वो प्राधिकारी भी नियुक्त कर सकती है। धारा 96(का) क्या लिखा हुआ है? राज्य सरकार द्वारा अधिकारों का प्रतिविधायन या डेलीगेशन। ठीक है, इसमें क्या है? राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन अपनी सभी या किसी भी शक्ति को, जो राज्य सरकार की शक्ति है, अपनी सभी शक्ति या किसी पर्टिकुलर शक्ति को किसी अधिकारी या प्राधिकारी को सौंप सकती है जिन्हें वह लागू करना उचित समझे। किसी प्राधिकारी को राज्य सरकार अपनी शक्ति सौंप सकती है कि लो भैया पावर तुम लो और जाके ग्राम पंचायत से काम कराओ बढ़िया से। ठीक है, तो ये चीज बाह्य नियंत्रण के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब आता है अध्याय 8 दंड संहिता, दंड और प्रक्रिया, जिसमें जो धाराएं हैं इसको देख लेते हैं। धारा 97 में लिखा हुआ है, अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए जुर्माना। जो कोई भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, ऑब्वियस सी बात है उस पर जुर्माना लगेगा। जुर्माना जो है ये मैक्सिमम 500 रुपए तक हो सकता है बस। ठीक है, इसके बाद में धारा 97(का) में क्या लिखा हुआ है? अधिग्रहण संबंधी आदेश के उल्लंघन के लिए दंड। अगर कोई चीज अधिग्रहण संबंधी कुछ अधिग्रहण करना है, वहां पे कुछ चीजें उल्लंघित हो रही हैं, तो उसके लिए भी दंड निर्धारित है। धारा 99 में लिखा हुआ है, ग्राम पंचायत की संपत्ति जैसे बाड़ा हो गया, दीवाल हो गया, भुगतान हो गया, भुगतान से संबंधित चीजें, ठीक है, नाली हो गया या कोई सामग्री कोई हटाता है या इसको खराब करता है तो 1000 रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान है। जारी किया गया नोटिस अगर है, उसकी अवज्ञा है, तो उसके लिए भी आप इसके लिए भी आप जो है दंड लगा सकते हैं, मतलब राज्य सरकार दंड लगा सकती है। इसके बाद में अपील है, 102 में अपील, मतलब इसमें क्या लिखा हुआ है? यदि कोई ग्राम पंचायत के निर्देश से क्षुब्ध है, परेशान है, ग्राम पंचायत ने जो निर्देश दिया है वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को नुकसान पहुंचा रही है, तो निश्चित समय के अंदर निहित प्राधिकारी से वो अपील कर सकता है। तो 102 इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 102 में अपील का अधिकार दिया गया है। इसके बाद में 105 में ग्राम पंचायत का कोई सदस्य, अधिकारी या सेवक किसी भी भवन या भूमि में प्रवेश कर सकता है। ठीक है, निरीक्षण या सर्वेक्षण या किसी कार्य को निष्पादित करने के लिए जो सदस्य है, जो पंचायत का कोई सदस्य जैसे वार्ड मेंबर वगैरह हो गया, या अधिकारी है या सेवक है, या किसी भी भूमि में प्रवेश कर सकता है निरीक्षण या सर्वेक्षण करने के उद्देश्य से। 106 में क्या है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत तथा उसके सदस्यों व सेवकों के विरुद्ध मुकदमा 2 माह पूर्व नोटिस के बाद ही कार्यवाही होगी। इसमें क्या लिखा हुआ है कि ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है या फिर न्याय पंचायत है या उसके सदस्य हैं या सेवक हैं, इनके विरुद्ध मुकदमा 2 माह पूर्व नोटिस के बाद ही संपादित होगी। मतलब अगर इनके कोई इनके विरुद्ध मुकदमा करना है तो 2 माह पूर्व आपको नोटिस देना होगा। ठीक है, ये चीज़ इसमें लिखा हुआ है धारा 106 में। 107 में क्या लिखा हुआ है? ग्राम सभा तथा न्याय पंचायत का संरक्षण। ग्राम सभा और न्याय पंचायत के संरक्षण से संबंधित जो उल्लेख है वो इसमें लिखा हुआ है। न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम 1850 के प्रावधान इसमें जो है न्याय पंचायत के सदस्यों पर लागू होंगे। न्यायिक अधिकारी संरक्षण 1850 का प्रावधान है जो कि न्याय पंचायत के सदस्यों पर लागू होगा और इनके संरक्षण के लिए कार्य करेगा। धारा 108 में लिखा हुआ है,
अपराधों के संबंध में पुलिस की शक्तियां और कर्तव्य तथा पंचायतों को सहायता। धारा 108 में अपराधों के संबंध में जो पुलिस की शक्ति है उसका उल्लेख है। प्रत्येक पुलिस अधिकारी अपनी जानकारी में आने वाले किसी अपराध के बारे में ग्राम पंचायत को तत्काल सूचना देगा जो इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए किसी नियम या उप कानून के खिलाफ किया गया हो। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति नियम या कानून का उल्लंघन करता है तो पुलिस जो है इसकी तत्काल जानकारी ग्राम पंचायत को देगा। इसका उल्लेख कहाँ पे है? 108 में है। और इसका जो अधिकार है, शक्ति है, इसको भी इसी में उल्लेख किया गया है। धारा 109 में क्या है? यदि न्याय पंचायत के अधिकार क्षेत्र के संबंध में दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों के बीच या ग्राम पंचायत और नगर क्षेत्र के बीच या नगर पालिका बोर्ड के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो निर्धारित प्राधिकारी को संदर्भित किया जाएगा जिसका निर्णय अंतिम होगा। दो ग्राम पंचायत के बीच में अगर कोई वाद विवाद हो जाता है, किसी बात पर सहमति नहीं बन रही है, नगर पालिका या फिर ग्राम पंचायत के बीच में सहमति नहीं बन पा रही है, इन दोनों के बीच में अगर कुछ मैटर हो रहा है तो एक प्राधिकारी नियुक्त होगा और वो नियुक्त प्राधिकारी जो निर्णय देगा वही अंतिम निर्णय होगा, उस पर कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा। ये धारा 109 के अंतर्गत लिखा गया है। धारा 109 का देख लीजिए, अभिलेखों की अभिरक्षा और साक्ष्य। ग्राम पंचायत के सभी रिकॉर्ड उसके सचिव के हिरासत में होंगे। ग्राम पंचायत के जितने भी रिकॉर्ड हैं ग्राम पंचायत सचिव के हिरासत में होंगे। सचिव किसी व्यक्ति को आवेदन करने पर निर्धारित शुल्क के भुगतान पर ऐसे किसी भी रिकॉर्ड की एक प्रति देगा अपने हस्ताक्षर और ग्राम पंचायत की मुहर लगा के। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है देकर वो प्रमाणित करके वो उसको उसकी प्रतिलिपि दे सकता है। तो ग्राम सचिव के पास में जो ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड होंगे वो होते हैं, ये आप जान लीजिए। इसका उल्लेख जो है धारा 109 का के अंतर्गत है। अंतिम अध्याय देख लेते हैं नियम, उपनियम और निरसन के बारे में। तो नियम जो होगा वो राज्य सरकार का चलेगा। ठीक है, मेन नियम आप समझ लीजिए राज्य सरकार का चलने वाला है। उपनियम वो नियम होंगे जो ग्राम पंचायत अपने लिए बना सकती है राज्य सरकार की देख रेख में। ठीक है, तो उपनियम जैसे जिला पंचायत अपने लिए कोई नियम बनाती है तो उसको हम बोल देंगे उपनियम। ठीक है, और देखिए इसमें क्या लिखा हुआ पढ़ लेते हैं। धारा 110 में क्या लिखा हुआ? राज्य सरकार का नियम बनाने की शक्ति। राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उल्लेख को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है। तो जो नियम है उसकी लिस्ट दी गई थी, लिस्ट बहुत लंबी है। ठीक है, उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो राज्य सरकार की जो नियम बनाने की शक्ति है वो अध्याय 9 में धारा 110 के अंतर्गत है, बस आप इतना याद रखेंगे। उपनियम की जो बनाने की विधि है, जैसे जिला पंचायत की जो शक्तियां हैं, जिला पंचायत जो शक्तियां हैं अपने नियम बनाने के लिए, निर्धारित प्राधिकारी अगर आवश्यक हो तो स्वास्थ्य सुरक्षा और सुविधा को बढ़ावा देने या बनाए रखने के उद्देश्य से अधिनियम उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप, मतलब राज्य सरकार के बनाए गए नियमों के अनुरूप अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर ग्राम पंचायत के लिए उपकानून बना सकती है। ठीक है, ये जिला पंचायत को अधिकार दिया गया, जिला पंचायत की शक्तियां हैं कि ग्राम पंचायत के लिए ये उपकानून बना सकता है राज्य सरकार के नियमों के अधीन रहते हुए। ठीक है, 112 की अगर हम बात करते हैं तो ग्राम पंचायत की उपविधियां बनाने की जो शक्तियां हैं इसको देख लेते हैं। अभी जिला पंचायत ने बनाया किसके लिए? ग्राम पंचायत के लिए। अब ग्राम पंचायत जो बनाएगा वो अपने लिए बनाएगा। इस अधिनियम के प्रावधानों और निर्धारित प्राधिकारी द्वारा बनाए गए कानून या उपकानून बोल सकते हैं, कानून तो नहीं होगा क्योंकि ग्राम पंचायत बना रहा है, तो ये उपकानून होगा। इसके अंतर्गत पीने के प्रयोजन के लिए पानी, सार्वजनिक सड़क या नदी तालाब से संबंधित जो भी चीज़ें हो सकती हैं उसकी देखरेख, सुरक्षा या विकास कार्यक्रम के लिए इसको जो भी कानून बनाना होगा वो उपविधियां बना सकती है। ग्राम पंचायत को ये शक्ति दी गई है धारा 112 के अंतर्गत। ठीक है, धारा 113 में निरसन और संक्रमणकालीन प्रावधान का उल्लेख है। इसके अंतर्गत देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें ये लिखा हुआ है कि 1994 में जब पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ तो इसमें जो निर्देश हैं, नियम है, विधियां हैं, वो ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के निर्देश माने जाएंगे। ठीक है, जो भी निर्देश इसमें लिखे हुए हैं वो ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के निर्देश माने जाएंगे और उसको फॉलो किया जाएगा। ठीक है, इसका उल्लेख कहाँ पे है? धारा जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में धारा 116 में देय रकम का उल्लेख किया गया है। गांव जो है, ग्राम सभा जो है, देय सभी रकम ग्राम पंचायत द्वारा वसूली होगी। ग्राम सभा की जो भी रकम है, ठीक है, ग्राम सभा को जो भी प्राप्त धनराशि है वो ग्राम पंचायत द्वारा वसूली जाएगी। ठीक है, और इसके लिए ग्राम पंचायत कोई भी कदम उठा सकता है, वसूली के लिए जो भी कदम उठा सकता है वो उसके लिए सक्षम है। ग्राम सभा से जो फंड है, जो पैसा है, वो ग्राम पंचायत वसूलेगी विकास कार्यक्रम के लिए। 118 में लिखा गया है ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? पहली बार ग्राम पंचायतों के गठन की बात हुई है। इसके अंतर्गत सदस्यों के अधिकार और पावर की बात हुई है। इनके कार्यों का जो निर्वहन होगा उसके बारे में जो उल्लेख है वो धारा 118 के अंतर्गत है, जिसमें ग्राम पंचायतों के गठन तक का प्रावधान है, मतलब गठन का प्रावधान है। ठीक है, कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। अब जो भी ये अपने अधिनियम पढ़ा ऊपर से लेके अभी तक,
इसमें कुछ कुछ कठिनाइयाँ भी हो सकती हैं, तो इसको दूर करने की शक्ति जो है ये राज्य सरकार के पास है, और आवश्यकता के अनुसार अधिसूचना के माध्यम से यह राज्य सरकार जो है फिर से कुछ निर्देश दे सकती है कि अगर इसमें कोई निहित कारण है या कोई कारण है जिसमें कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही है, तो उसको दूर करने की जो शक्ति है वो राज्य सरकार के पास है। एक्चुअली हुआ क्या दोस्तों, थोड़ा-सा ये चैप्टर जब मैं बना रहा था, आपको पता है कल रात में मैंने पोस्ट किया था फाइल, सुबह उठ के मैंने पढ़ाई किया कि मुझे ऐसे-ऐसे पढ़ाना है। अभी क्या हुआ कि मैं पढ़ा नहीं पाया दिन में, ठीक है? शाम को मैं पीडीएफ लेके बैठ रहा हूँ, तो थोड़ा-सा मुझे उतना जो होता नहीं कि जब आप डायरेक्ट लिख के पढ़ाते हैं तो वो दूसरा असर होता है, लेकिन जब कुछ टाइम बीत जाता है तो जब आप उसको एक्सप्लेन करते हो तो कुछ प्रॉब्लम आती है। और साथ ही में यहाँ पे कुछ जो शाब्दिक एरर हैं इसको भी मुझे थोड़ा यहाँ पे मुझे समझने में थोड़ी दिक्कत आई, इसलिए ये चैप्टर थोड़ा-सा शायद आपको लग रहा हो कि ऊपर-ऊपर से गया हो, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। कोई दिक्कत होता है तो आप लोग पेड ग्रुप में जो बच्चे हैं आप मुझे बताना, ठीक है? फिर से एक बार यहाँ पे जो चीज़ें हैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।